जय हिंद। दोस्तों, वोकेबलरी बिल्डिंग कोर्स जो 20 जून से शुरू हो रही है, ये कोर्स अपने आप में बेमिसाल है, अद्वितीय है, इनक्रेडिबल है। ये कैसे, इस बात को मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए आपका और मेरा दोनों का कि वोकेबलरी हम पढ़ते क्यों हैं। पहला तो है कि अगर आप कोई एस्पेरेंट्स हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसको भली भांति समझते हैं कि कितना बड़ा रोल है, चाहे डिफेंस वाले बच्चे हों या सीजीएल के बच्चे हों, सीएचएसएल के हों या सीपीओ हों या बैंक पीओ हों, यूपीएससी हों, टीडीएस हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव टीजीटी पीजीटी, जितना नाम ले लें, कोई भी एस्पेरेंट्स है, आईएएस है, टॉफेल है, हर एक एग्जाम्स के लिए वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे इधर अगर बात करें तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप कितना कॉन्फिडेंट फील करते हैं और आपकी पर्सनालिटी कितनी मैग्नेटिक हो जाती है जब आप अच्छे शब्दों का वाकई प्रैक्टिकल लाइफ में प्रयोग करने लगते हैं। जैसे दिमाग में तो है, मन में बहुत सारे वर्ड हमने पढ़ रखा है, बहुत सारा याद किया है, लेकिन प्रैक्टिकली हम यूज नहीं कर पाते तो भूल जाते हैं ना। तो ये जो वोकेबलरी बिल्डिंग कोर्स है, इसमें 10 पार्ट आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, इडियम फ्रेजेस, रूट वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, वर्ड फॉर्मेशन, स्पेलिंग पिटफॉल्स, फिगर ऑफ स्पीच, ये सारे जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स हैं वोकेबलरी के, उस सारे सेगमेंट्स को इसमें कवर करेंगे और बहुत विहंगम रूप से, मतलब बहुत डिटेल में। और ये कोर्स की विशेषता ये है कि इसके अप्रोचेज इतने लुसिड है ना कि स्कूल गोइंग बच्चा हो या कॉलेज गोइंग बच्चा हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स हों, ये सब के लिए ये बेमिसाल कोर्स साबित होगा। ये आपको एक ऐसा रास्ता दिखाएगा, आप कहेंगे वाह, अच्छा ऐसे भी हम वोकेबलरी पढ़ सकते हैं। ये तो वाकई बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत मज़ा आ गया। तो ये बरसों से मैंने जो रिसर्च किया, जो तपस्या किया है, उसका ये फल जो है, उसका स्वाद आप सब लोगों को मिले, इसलिए ये वोकेबलरी बिल्डिंग कोर्स मैंने लाया है, जो 20 जून से शुरू है और सिर्फ 500 रुपया में आप इनरोल कर सकते हैं और 1 साल की वैलिडिटी के लिए। वैसे मेरा कोर्स महंगा होता है, लेकिन इस बार अपॉर्चुनिटी वन फॉर ऑल सभी के लिए है। अब इसकी विशेषता क्या है, जैसे पिछला क्लास में मैंने बताया कि सेनोनेम्स हम पढ़ाएंगे, तो पहले सेनोनेम्स को टेस्ट करेंगे, पूछेंगे आपसे कितना जानते हैं, थोड़ा इंटरेक्टिव हो, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन क्लास होती है, ऐप में टू वे कम्युनिकेशन है, आप जो बोलेंगे हम सुनेंगे, हम बोलेंगे आप भी सुनेंगे। तो ये इंटरेक्शन क्लास है। फिर पहले टेस्ट से शुरू करेंगे और टेस्ट पे ही ख़त्म करेंगे कि जो मैंने बीच में एक्टिविटी कराया है, तो आपको समझ में आया भी है कि मैं बस क्लास लेके निकल गया। टीचर का माइंड बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हम किस उद्देश्य से स्टेज पे खड़े हैं, और वो उद्देश्य पूरा हुआ भी कि नहीं, वो लास्ट में बच्चा बताएगा, जब वो टेस्ट में जितने 10 सवाल मैं करूँ और 10 का 10 वो जवाब दे देता है, इसका मतलब कि उसका कॉन्फिडेंस कब हाई रहेगा, जब वो सवाल बनाने लगता है। सही है ना। तो सिनोनिम्स में मैंने आपको बताया कि पहले टेस्ट से शुरू करेंगे, फिर एक एक वर्ड को, लिंक वर्ड जो आपकी मेमोरी में है वहाँ से लिंक करेंगे नए वर्ड को, वाक्य में प्रयोग करेंगे, हिंदी वाक्य में। फिर स्ट्रक्चरल पैटर्न बताएंगे एक एक वर्ड के लिए, मतलब एक वर्ड के 10 सिमिलर वर्ड हैं, तो एक स्ट्रक्चरल पैटर्न एक वर्ड पे, और 10 वर्ड को उस 10 सेंटेंस में हम यूज करके बताएंगे। अब दूसरा वर्ड अगर शुरू होता है तो दूसरा स्ट्रक्चरल पैटर्न, और फिर उस पे अगर 5 सिनोनिम है या 6 हैं तो 6 सेंटेंस हिंदी के लिख के वाक्य में प्रयोग कराएंगे। इस तरह से फिर उसके बाद हम टेस्ट लेंगे ऑड मैन आउट, कि कौन सा वर्ड इसमें से डिसिमिलर है, उसको हटाना है। मैं ये भी ध्यान रखा हूँ कि जब मैं सिनोनिम पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पे मैं कौन सा ग्रामर के चैप्टर से स्ट्रक्चर उठाऊँ। तो सिनोनिम में मोडाल से उठाया है। अब एंटोनिम, सिमिलर और डिसिमिलर दो वर्ड्स होते हैं, तो वहाँ पे मैंने कंजंक्शन ग्रामर के चैप्टर से स्ट्रक्चरल पैटर्न को उठाया है। अब फ्रेजल वर्ब करेंगे तो यहाँ पे टेंस से हम उठाएंगे। तो आज मैं फ्रेजल वर्ब के बारे में बता रहा हूँ, और ये सारे टॉपिक जो हैं आपके कवर होंगे। ये जितने भी वर्ड्स टॉपिक यहाँ लिखे गए हैं, ये सारे टॉपिक आपको मैं कवर कराऊंगा ये 3 महीने के कोर्स में और 1 साल की वैलिडिटी में। अब देखिए बच्चों, अब मैं बता रहा हूँ फ्रेजल वर्ब के बारे में। तो सबसे पहले सुनिए कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, अच्छा इसके पहले मैं एक बात बता दूं कि जो मिराज इंग्लिश ग्रामर मैंने लिखा है, वो इतना ज़्यादा खूबसूरत किताब निकल के आया है
कि आपको लग रहा होगा कि मैं बेचने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। बेचना तो मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर घर में ये पहुँचे और लाखों-लाखों प्रतियाँ निकले हर महीना में, और निकल भी रही है। मैं चाहता हूँ कि बिके, लेकिन उससे ज़्यादा मैं ये चाहता हूँ कि सही चीज़ आपके हाथ में पहुँचे। आप जितने भी ग्रामर के जितने भी किताब हैं, उनसे अगर कंपेयर करेंगे तो कैसे कंपेयर करेंगे? किताब जब आप देखेंगे तो सबसे पहले इंडेक्स देखना चाहिए। इसमें कौन-कौन सा टॉपिक कवर किया गया है। तो आप जब इंडेक्स देखेंगे तो नॉर्मल किताब में, ग्रामर के किताब में क्या होता है कि ग्रामर के 10-12 टॉपिक के बाद सिनोनिम, एंटोनिम, वोकैब्स भर दिया जाता है ग्रामर के नाम पे। कॉम्प्रिहेंशन भर दिया जाता है। समझ रहे हैं? लेकिन हमने ग्रामर जो दिया है तो ग्रामर के में सिर्फ़ ग्रामर को ही दिया है, 27 टॉपिक ग्रामर के हैं। फिर उसके बाद इंडेक्स के बाद जाके कंटेंट देखिए, कंटेंट्स को कैसे डील किया गया है। उस किताब का पेपर की क्वालिटी भी कैसी है कि वो रहेगा कि आगे मतलब डैमेज हो जाए, मतलब उसके पेज दिखाई ना दे, प्रिंटिंग अच्छा ना हो। तो ये हर पहलुओं से इसको देखा गया है। तो कंटेंट्स किंग है, ये किताब जो है कंटेंट्स किंग है ग्रामर का। मतलब इससे बेहतरीन मैंने नहीं देखा है, हो सकता है कि हो, लेकिन मैंने देखा नहीं है और मेरा दावा है कि आपने भी इससे बढ़िया ग्रामर की किताब नहीं देखी होगी। तो सारे ग्रामर के टॉपिक जो हैं कम से कम उस पे 100-150 क्लास मैं चाह रहा हूँ कि वो मिराज इंग्लिश ग्रामर के ऊपर यूट्यूब पे दूँ, सारे बच्चों के लिए फ्री। और ये जो कोर्स मैं चलाऊँगा 4 जुलाई से, मंगलवार पड़ रहा है ना? तो 4 जुलाई मंगलवार से शुरू करेंगे। टाइम मैं डिसाइड करके मैं 2-3 दिन में आपको मैं बता दूँगा कि टाइमिंग क्या रहेगा, और ये रेगुलर होगा। और इसमें पूरा गीता की तरह जैसे रोज़ पाठ होता है ना, वैसे पाठ करेंगे और पूरा तरीके से समझा देंगे कि वर्ड कहते किसे हैं, लेटर कहते किसे हैं, आखिर लेटर का सही डेफिनिशन क्या होता है। मतलब वहाँ से शुरू करेंगे सब कुछ। मतलब पहला चैप्टर ही दिया है एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर। खैर उसकी बात मैं कर लूँगा। फिलहाल मैं बता रहा हूँ आपको फ्रेजल वर्ब के बारे में। तो फ्रेजल वर्ब के बारे में सुनिएगा दोस्तों, कि फ्रेजल वर्ब होता क्या है। देखिए फ्रेज जब भी लग गया ना तो समझिए कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। क्या हो गया? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो जैसे नॉर्मली तो हम बोल देते हैं कि नाउन फ्रेज है तो नाउन फ्रेज का हेड वर्ड नाउन रहेगा, एडजेक्टिव फ्रेज का हेड वर्ड एडजेक्टिव रहेगा, एडवर्ब फ्रेज का हेड वर्ड एडवर्ब रहेगा, फ्रेज प्रीपोजिशन का हेड वर्ड प्रीपोजिशन होगा। तो फ्रेजल वर्ब क्या है? फ्रेजल वर्ब में जो लास्ट वर्ड आया है वो वर्ब है। इसका मतलब फ्रेजल वर्ब नॉर्मली वर्ब ही है, फाइनाइट वर्ब ही होता है ना? फाइनाइट वर्ब आपने पढ़ा है ना, कि फाइनाइट वर्ब एक ट्रांजिटिव होता है, एक इंट्रांजिटिव होता है, एक लिंकिंग वर्ब होता है। 3 तरह के ही मेन वर्ब होते हैं ना, चौथा तो नहीं होता है। अब फाइनाइट वर्ब के अंदर में बहुत होता है कि मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है, तो एमबी ट्रांजिटिव वर्ब है, तो डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है जिसमें सारे फैक्टेटिव वर्ब और पॉजिटिव वर्ब आ जाते हैं। इसके बाद लेक्सिकल वर्ब, डिलेक्सिकल वर्ब, डायनेमिक वर्ब, स्टेटिव वर्ब, ये सब उसी में पढ़ते हैं। सीडो ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये सारे फाइनाइट वर्ब के ही पार्ट हैं। तो जो फाइनाइट वर्ब है वही हमारा फ्रेजल वर्ब है। अब इसका फंक्शन समझ में आ रहा होगा कि अगर ये फाइनाइट वर्ब है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब भी होगा और इंट्रांजिटिव वर्ब भी होगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा, इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं करेगा। अब एक सवाल बच्चों के मन में आता है कि सर इसमें ऑब्जेक्ट लगाना हम नहीं जानते हैं, ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे लगाएं? फ्रेजल वर्ब के बाद में लगाएं कि बीच में लगाएं? है ना? सवाल है ना ये आपका। तो ये जो सवाल है इसका सिंपल जवाब है, ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन या प्रोनाउन? दो ही बन सकता है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट नाउन है तो आप फ्रेजल वर्ब के बीच में लगाएंगे तब भी सही है, और बाद में लगाएंगे तब भी सही है, और अगर प्रोनाउन है तब आपको हमेशा बीच में लगाना है। समझ रहे हैं? सिंपल, कि अगर फ्रेजल वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई नाउन है तो आप बीच में लगाइए, बाद में लगाइए, ओके है। अगर ये प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बन रहा है तो बीच में लगाना है। समझ गए? ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब फ्रेजल वर्ब को स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करें तो ये बनता कैसे है। तो फ्रेजल वर्ब की शुरुआत होती है कोई भी वर्ब से, और उस वर्ब के साथ हम एडवर्ब पार्टिकल या प्रीपोजिशन लगा के हम फ्रेजल वर्ब बनाते हैं। क्या लगाते हैं? वर्ब के साथ एडवर्ब पार्टिकल और प्रीपोजिशन। इससे क्या होता है कि हमारा जो बोलना लिखना पढ़ना समझना है ना, वो एकदम फ्लेक्सिबल हो जाता है। इसके बिना हम अंग्रेजी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं ढूंढ पाएंगे, एकदम रिजिडिटी रहेगी।
तो फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे हम चाहते हैं ना कि बहुत एकदम पानी की तरह बोलें, पानी की तरह लिखें, पानी की तरह एकदम पढ़ें, एकदम बहता जाए कल कल, पानी की तरह एकदम अमृत बन के, तो उसके लिए फ्रेजल वर्ब जरूरी है। अच्छा, एग्जाम की तैयारी जो कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप ये समझिए। जब आप फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, रैपिड फिलर करते हैं, खास करके बैंक पीओ या डिफेंस वाले या सीजीएल वाले बच्चे, तो आप उसमें हमेशा देखते होंगे कि एक सेंटेंस में जो ब्लैंक है, जो एलिप्सिस हैं, उनमें 4 अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे आउट लिख दिया, अप लिख दिया, डाउन लिख दिया, ऑन टू लिख दिया। अब कौन सा लगा के ये सही सेंटेंस में बैठेगा, स्ट्रक्चर के हिसाब से भी और मीनिंग के हिसाब से, क्योंकि अंग्रेजी दो तरह से कंप्लीट होती है, 50% स्ट्रक्चर पूरा करता है और 50% उसका मीनिंग, दोनों चीज पूरा होती है तभी ग्रामर वो साइंस बन पाएगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स में है। दूसरा सवाल आप कंपटीशन में देखते होंगे कि क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट में दो समस्या होती है ना। एक होता है कि दो वर्ड एक जैसा आएगा कि आंसर भी आ गया, रिप्लाई भी आ गया। अब बच्चा क्या करे, दो तो हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया, दो में फंस रहा है। वहां पे सजेस्ट भी आ रहा है, एडवाइज भी आ रहा है, एक ही जैसा लग रहा है। वहां स्मॉल भी आ रहा है, टाइनी भी आ रहा है, बिग भी आ रहा है, जिगेंटिक भी आ रहा है, ब्यूटीफुल भी आ रहा है, गॉर्जियस भी आ रहा है। समझ रहे हैं ना, एंगर भी आ रहा है, फुरी भी आ रहा है, रिसेंटमेंट भी आ रहा है, एक ही जैसा लग रहा है। तो उसके लिए कंफ्यूजिंग वर्ड, तो एक समस्या क्लोज टेस्ट में ये होती है। और दूसरी समस्या होती है कि कौन सा प्रीपोजिशन फ्रेजल वर्ब का खूब प्रयोग होता है क्लोज टेस्ट में, तो क्लोज टेस्ट वाला भी समस्या दूर हो जाएगा। और डायरेक्ट भी तो पूछा जाता है फ्रेजल वर्ब, तो उसके लिए भी दूर हो जाएगा। और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए बोलने लिखने में, चाहिए ना, उसके लिए भी फ्रेजल वर्ब चाहिए। यानी कि जितने 10 पार्ट्स मैं बताऊंगा उसमें सबसे ज्यादा जो बेसब्री से बच्चे इंतजार करते हैं फ्रेजल वर्ब का, उसके बाद सेनोनेम और एंटोनेम का, है ना। इन इन तीन तीन चीजों का बहुत ज्यादा इंतजार है, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और रूट वर्ड्स, इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत कम होता है, क्योंकि ये ग्रीक और लैटिन रूट से बनता है। रूट याद है तो सैकड़ों वर्ड बन जाते हैं। वो देखिए कितना आसान है आपके लिए, और मैं और आसान कर दूंगा उसको थेम बेसिस पे बता के। तो फ्रेजल वर्ब की यही कहानी है। स्ट्रक्चर के रूप में भी समझ गए कि ये वर्ब के साथ प्रीपोजिशन और अलग अलग एडवर्ब पार्टिकल लग के बनता है। और ये भी आप समझ गए कि इसका जो फंक्शन है वो फाइनाइट वर्ब की तरह होता है, सही है ना। अच्छा, एक बात और समझिएगा, वर्ब हो या एडजेक्टिव हो या नाउन हो या एडवर्ब हो, अंग्रेजी में आपको ये भली भांति पता है कि एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग होते हैं ना। जैसे स्पेस का मतलब जगह भी है, और वही स्पेस का मतलब अंतरिक्ष भी है। हेड का मतलब चीफ होता है, और हेड का मतलब सर भी होता है ना। ये बड़ा फनी लैंग्वेज है। तो ये बात अगर आप याद करेंगे कि फ्रेजल वर्ब के भी एक मीनिंग नहीं हो सकते हैं, कई मीनिंग हो सकते हैं अलग अलग स्थान पे, सही है ना। तो वो हमें देखना होगा साथ साथ कि ये कॉन्सेप्ट लेके चलना है कि ऐसा नहीं है कि हम याद कर लें तो फ्रेजल वर्ब हमारा अच्छा होगा। समझना पड़ेगा पूरा कॉन्सेप्चुअली कि फ्रेजल वर्ब का सरफेस मीनिंग है वो तो आप आसानी से समझ सकते हैं, किसी का इनर मीनिंग है वो समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ बैक एक वर्ड है, तो मैंने बताया कि फ्रेजल वर्ब बनता कैसे है। तो सबसे पहले मैं इसको याद करा देता हूँ यहाँ, और फिर इस पे एक्टिविटी करेंगे हिंदी वाक्य में, और फिर इसको मैं क्वेश्चन पूछूंगा। तो मैं अप्रोचेज बता रहा हूँ। जैसे बैक है तो बैक का मतलब पीठ भी होता है ना, नाउन भी है, और बैक मतलब भर भी बन जाए। जैसे फूल क्या है, मूर्ख, नाउन भी है, और फूल क्या है, भर भी बन जाता है। तो वैसे ही बैक जो है नाउन भी है, इसका ग्रामेटिकल क्लास समझना जरूरी है जब हम वर्ड पढ़ें। तो जब एक एक वर्ड का ग्रामेटिकल क्लास आप समझ गए मतलब आप परफेक्ट हो गए, परिपूर्ण हो गए। अगर ग्रामेटिकल क्लास नहीं समझ पा रहे हैं किसी वर्ड का या फ्रेज का या क्लाउज का, तब तक आपके साथ समस्या रहेगी। और जब हम शुरू से ही यही बताते चलें तो समस्या कहाँ रहेगा। जैसे मैंने कैसे सेनोनेम बताया था कि सेनोनेम तो भाई नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब 4 ही होगा ना। तो ग्रामेटिकल क्लास अगर आप पहचान लेते हैं, जैसे कैसे बोलते हैं कि एबल हो, ईबल हो, फूल लगा हो, टेस लगा हो, ओ यूएस लगा हो, है ना, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। पढ़ा था ना, एल लगा हो एडजेक्टिव हो जाता है। तो ये सफिक्स प्रफिक्स का भी जगह दिया है हमने फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स में, यहाँ पे सारे रूल के साथ कि सफिक्स का कैसे लगाएंगे, प्रीफिक्स। तो बैक नाउन भी है, वर्ब भी है, फ्रेजल वर्ब है तो वर्ब के रूप में है। बैक, बैक मतलब होता है पीछे जाना।
तो ये बैक है, और इसके साथ ये अप, आप जानते हैं ना, अप प्रीपोजिशन के रूप में भी काम करता है, एडवर्ब भी बनता है, नाउन भी। नाउन तो किसी को भी बना सकते हैं, डाउन भी हम जानते हैं कि एडवर्ब के रूप में मुख्य रूप से आपने पढ़ा है, अप और डाउन। ऑफ प्रीपोजिशन के रूप में पढ़ा है, आउट एडवर्ब है, आउट ऑफ ये फ्रेज लगा है लास्ट में, प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन मानिएगा, लास्ट वाला वर्ड देखना है। ऑन टू आप जानते ही हैं, ऑन टू मोशन के लिए, इनटू मोशन के लिए, अवे एडवर्ब है, जगह बताता है। तो अब जरा गेस करो, पहले सरफेस मीनिंग पे गेस करो। तो बैक अप, तो बैक अप कर रहे हैं, यानी अप पॉजिटिव वर्ड है, किसी को बैक अप कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को। अब ये डिपेंड करता है कि हम व्यक्ति को अगर हम बैकअप कर रहे हैं मतलब समर्थन कर रहे हैं, और खास करके इनका जो हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं वो पब्लिकली हम किसी का समर्थन करते हैं। जैसे कोई सभा है, सभा में कोई आदमी किसी को नाम नॉमिनेट करता है कि प्रेसिडेंट पद के लिए इनको हम नॉमिनेट करते हैं, दूसरा उसका फ्रेंड उसके पक्ष वाला खड़ा होकर कहता है कि मैं इनको बैकअप करूंगा, सही है ना। तो पब्लिकली किसी को समर्थन कर रहे हैं, तो यू बैक समबडी अप, यानी किसी व्यक्ति के लिए करते हैं तो पब्लिकली आप किसी को सपोर्ट करते हैं, बैकअप। तो अप पॉजिटिव वर्ड है, बैक करना, और अप मतलब बैकअप मतलब पॉजिटिवली हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, पब्लिकली मतलब सरेआम खुलेआम हम समर्थन दे रहे हैं आपको। और बैकअप, बैकअप वर्ड तो आप हमेशा सुनते हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं कहीं ऑफिस में, या घर पे काम करते हैं लैपटॉप में, तो जो भी आप काम करते हैं तो डाटा कितना मेहनत से बनाते हैं, वो ख़राब ना हो जाए तो आप उसका बैकअप एचडी ड्राइव यानी हार्ड डिस्क ड्राइव में ले लेते हैं, या फिर पेन ड्राइव में ले लेते हैं, सीडी में ले लेते हैं, या फिर दूसरे कंप्यूटर में रख लेते हैं। तो बैकअप उसका आप बना लेना, बैकअप करना मतलब कॉपी बना के सुरक्षित रख लेना कोई वस्तु। तो वस्तु के लिए बैकअप होगा, तो कोई रिकॉर्ड को, कोई डॉक्यूमेंट्स को कॉपी बना के रख लेना ताकि भविष्य में हम दोबारा उसको यूज कर सकें। तो बैकअप व्यक्ति के लिए है और वस्तु के लिए है। तो बैकअप व्यक्ति के लिए समर्थन और वस्तु के लिए कॉपी करना। अब बैक डाउन, अब बैक डाउन का मतलब क्या होता है और बैक ऑफ का मतलब क्या होता है। डाउन तो नीचे होता है ना, डाउन नेगेटिव वर्ड में जा रहा है। बैक डाउन जैसे बैक अप बैक डाउन, जैसे आप कहीं डिबेट में हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है, जीडी हो रही है, या कहीं लड़ाई का माहौल बन रहा है, किसी से बहस हो रहा है और आपको लग रहा है कि हम जीत नहीं पाएंगे, हम हार जाएंगे, तो वैसी स्थिति में हम क्या बोलते हैं, अरे बेहतर है बैक डाउन हो जाओ यार, पीछे हो जाओ ना, क्यों पंगा ले रहे हो झूठ मूठ के। तो नहीं चाहते हैं कि मैं पंगा लूं या मैं हार जाऊं या अपमानित हो जाऊं, तो बैक डाउन हो जाते हैं। बैक डाउन मतलब पीछे हटना, समझ रहे हैं ना, मतलब कोई मुसीबत खतरा को समझते हुए भागते हुए बैक डाउन हो जाना। और जो मतलब बैक डाउन का है वही बैक ऑफ का है। ऑफ मतलब भी होता है अवे होना, मतलब जैसे कैसे बोलते हैं, मेरा घर रोड से कनेक्टेड है तो ऑन द रोड, घर से थोड़ी दूर पे है तो ऑफ द रोड, ओ डबल एफ डिस्टेंस बताता है, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। तो बैक ऑफ का मतलब या बैक अवे बोलते हैं, ये सब का मतलब दूरी बताना है। तो बैक डाउन होना, बैक ऑफ होना मतलब कोई खतरा भापते हुए पीछे हट जाना। आपको समझ में आ रहा है बैक डाउन का मतलब क्या हुआ, कि हम हार ना जाएं, नुकसान ना हो जाए, तो हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं, तो बैक डाउन हो गया, बैक ऑफ हो गया। तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब बच्चों को समझ में आ जाएगा, बस समझाने वाला होना चाहिए, सही है। तो अब बैकआउट है, तो बैक आउट है और एक बैक आउट ऑफ लिखा हुआ है। तो बैक आउट का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे आप किसी को कमिटमेंट करते हैं, वादा करते हैं, किसी से प्रोमिस करते हैं कि मैं आपको क्राइसिस में हेल्प करूंगा या कोई मुसीबत में आपके साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन आप जो प्रोमिस किए हैं, जो प्रोमिस का दायरा है उससे बाहर हो गए, मतलब बैकआउट हो गए, वादा खिलाफी कर दिया ना। आप क्यों बैक आउट हो गए, जो आप बैकअप कर रहे थे, बैकअप कर रहे थे वो आप आउट हो रहे हैं, मतलब क्या हो गया, अपना प्रोमिस तोड़ दिया, अपना कमिटमेंट। अब इसको ना, ये सारे फ्रेजल वर्ब में हम स्ट्रक्चरल पैटर्न कौन सा लगाएंगे, टेंस वाला, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आए कि ये वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, इसमें ट्रांजिटिव मिलेगा, इंट्रांजिटिव मिलेगा, ऑब्जेक्ट भी आएगा, सब आएगा, सही है। तो बैकआउट समझ में आया, तो कंफ्यूज मत होइएगा। बैक डाउन, डाउन होना मतलब सामने वाला मजबूत है तो मैं डाउन हो गया, सामने वाला मजबूत है तो मैं पीछे हट गया, डाउन हो गया, बैक ऑफ हो गया, सुरक्षित कर लिया, है ना। और बैक आउट मतलब जो हम प्रोमिस के दायरे में थे उससे बाहर हो गए,
हाँ मजबूत, हम अपना लालच बस कैसे भी, कोई भी वजह हो सकता है, हम बैकआउट हो रहे हैं, हम अपना वादा पूरा नहीं करेंगे भाई, मैं बैकआउट हो रहा हूँ। तो आई हैव बैकड आउट, आई विल बैक आउट, समझ रहे हैं ना। ही इज बैकिंग आउट, ही वॉज बैकिंग आउट, ही बैक्स आउट ऑलवेज। मतलब प्रेजेंट, मतलब टेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पे फिट बैठेगा तो बच्चों के दिमाग में आ जाएगा सही तरीके से कि ये हमारा क्या है। हाँ, ये हमारा वर्ब भी है, फाइनाइट वर्ब भी है, कुछ और नहीं है। और अप डाउन प्रीपोजिशन पढ़ा हुआ है, एडवर्ब पढ़ा हुआ है, उसके लिए और आसान है। दिमाग क्यों ज्यादा लगाना है, बस समझना है, एक बार क्लास कर लीजिए, उसके बाद पूरी समस्या जो वोकेबलरी की है ना, जैसे कैसे बोलते हैं, कांग्रेस के एक है ना सांसद, क्या नाम है उनका, शशि थरूर, उनकी वोकेबलरी का बड़ा लोग चर्चा करते हैं, उनकी वोकेबलरी जबरदस्त है। तो मैं कसम से कह रहा हूं, ऐसी वोकेबलरी बना दूंगा आपकी कि बस आप और आपके जानने वाले, आपके सर्कल के लोग हैं, वाह क्या बात है। वोकेबलरी तो सब लोग पढ़ते हैं, तुम यूज में लाते हो, तुम वाक्य में बोलते हो, तुम ऐसे अपने व्यक्तित्व को पुष्पित पल्वित और सुरभित कर लोगे। जब आप शब्द अच्छा बोलते हैं ना, तो सामने वाला का ध्यान नेचुरली आपकी तरफ खींच जाता है। शब्दों का सारा माया है। हिटलर इतना बड़ा लीडर बना, मोदी जी बड़े लीडर हैं, लालू प्रसाद इतने बड़े लीडर हैं, वो लोग बहुत अच्छा वक्ता है, बोलने के लिए शब्द चाहिए। उन लोगों के पास, जैसे लालू यादव हैं, उनके पास भोजपुरी डिक्शनरी इतना मजबूत है कि पूरी तरीके से ना, मतलब कौन जगह पे कौन सा मतलब फिट होगा उनको पता है। सारा भोजपुरी डिक्शनरी के मतलब वो फिट कर देते हैं मुहावरा। हाँ, सारा भोजपुरी में, अरे कोई लैंग्वेज हो, जर्मनी हो, जर्मन में बात करें या फ्रेंच में बात करें, आपके पास शब्द तो होना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है ना कि मेन बात चीज जब हम करते हैं ना, तो उस समय स्ट्राइक नहीं करती। जब हम लिखने बैठते हैं ना, जैसे अमीर का मतलब होता है रिच, तो लिखने बैठेंगे तो बच्चा रिच ही लिखेगा। उसकी जगह सोलवेंट भी तो लगा सकता है, ऑपुलेंट भी लगा सकता है, एफ्लुएंट भी लगा सकता है, लेकिन लगाता क्यों नहीं है। वेल ऑफ भी लगा सकता है ना, लेकिन लगाता क्यों नहीं है, क्योंकि वो यूज करना सिखाया नहीं गया है। अगर यूज करना सीख जाते हैं तो समस्या दूर हो जाती है। तो बैकआउट समझ गए। अब बैक आउट ऑफ, बैक ऑन टू, बैक इनटू, एक साथ समझ लीजिए। जैसे अगर इनटू का मतलब और ऑनटू तो मोशन ही बताता है ना। जैसे वह नदी में कूद गया, मतलब बाहर था, बाहर से अंदर आया, मतलब बाहर से अंदर तो मोशन हो गया। घर के अंदर आ जाओ, ऑफिस में आ जाओ, मतलब मोशन हो रहा है ना। स्टेज पर आ जाओ, कम ऑन टू द स्टेज, तो स्टेज के नीचे है वो, बाहर ऊपर आएगा, तो ऑन टू हो गया। तो बैक ऑन टू क्या हो जाएगा, जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ और गाड़ी मेरे गैराज में है, अगर अगर मैं कह रहा हूँ गाड़ी मेरी गैराज में है, तो हम कहेंगे ना कि प्लीज लेट मी बैक आउट ऑफ माई व्हीकल फ्रॉम दिस गैराज। सही है ना, गैराज से निकालने दो, तो बैक पीछे करके, आउट ऑफ, बैक आउट ऑफ, लेट मी बैक आउट ऑफ, लेट मी बैक आउट ऑफ माई व्हीकल, माई कार, फ्रॉम दिस गैराज। सही है। और इनटू, अब गैराज से बाहर में गाड़ी है, तो हम बोलेंगे कि रिवर्स गियर में बैक करके गैराज में डाल दो। तो प्लीज बैक योर व्हीकल इनटू द गैराज। समझ रहे हैं कि नहीं, समझ में आ रहा है ना, बैक इनटू द गैराज। जैसे अगर हम कह रहे हैं, इनटू हम कब लगाएंगे, जब कोई इनसाइड कोई चीज है, इनर सर्कल के अंदर आप भेज रहे हैं कोई को, तब हम इनटू लगाएंगे। अच्छा, बैक ऑन टू क्या होगा, जैसे गाड़ी हम पीछे ले जा रहे हैं और पीछे कोई चीज के ऊपर चढ़ गया मोशन में, हम कह रहे हैं कि यू हैव बैक्ड योर कार ऑन टू अ स्लीपिंग डॉग। आपने अपना कार किस पे चढ़ा दिया, पीछे करते समय सोए हुए कुत्ते पे चढ़ा दिया। तो बैक इनटू, back your car into the garage, back your car into the parking, back your car into your house, back your car out of the garage, back your car out of the parking, back your car out of the house। समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया। और बैक ऑन टू, बैक ऑन टू मैंने बोला ना कि एक वर्ड के कई मीनिंग है। बैक ऑन टू का मतलब है गाड़ी को पीछे करते समय किसी पे चढ़ा देना। ही इज इन जेल, क्यों, बिकॉज ही बैक्ड ऑन टू अ चाइल्ड, वह एक बच्चा पे अपना गाड़ी चढ़ा दिया था। तो पीपल लॉस्ड अ केस अगेंस्ट हिम एंड एज अ कन्विक्ट, ही इज अ कन्विक्ट, तो ही वॉज सेंटेंस्ड फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 years।
तो बैक ऑन टू मतलब पीछे करते समय गाड़ी को किसी पे चढ़ा देना। बैक ऑन टू का मतलब ये भी होता है कि पीछे से कनेक्टेड। जैसे अगर मेरा घर है मंदिर के पीछे है, मेरा घर कहाँ है, मंदिर के एकदम पीछे है, सटा हुआ है, दोनों की बाउंड्री कनेक्टेड है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि माई हाउस इज बैक ऑन टू द टेम्पल एंड द टेम्पल इज बैक ऑन टू द स्कूल बिल्डिंग। यानी मेरा घर कहाँ पे है, मंदिर के पीछे सटा हुआ है, और मंदिर जो है स्कूल बिल्डिंग के पीछे सटा हुआ है। समझ गए ना, तो ये भी मीनिंग हो सकता है। बैक अवे, जैसे हम कह रहे हैं मैं पेंट कर रहा हूं, तुम्हें पेंट ना लग जाए इसलिए थोड़ा सा दूर हो जाओ। अभी यहाँ आग जल रहा है, थोड़ा दूर रहो, लपट से कहीं बर्न ना हो जाए। तो बैक अवे, दूर हटो, पीछे हटो मतलब पीछे दूर हटो, बैक अवे, बैक अवे। अब अगर अवे ना हो तो बैक ऑफ भी लगा सकते हैं। अगर मतलब किसी के हार के डर से पीछे हट रहे हैं तो बैक डाउन ना हो तो ऑफ भी लगा सकते हैं, ऑफ ना हो तो डाउन भी लगा सकते हैं, जानकारी चाहिए। तो ये समझ रहे हैं ना। और ये सेटबैक नाउन के रूप में ही बोलते हैं, भर भी बना सकते हैं, फ्रेजल भर। सेटबैक नाउन के रूप में होगा तो होता है बाधा। जैसे हम कोई भी काम करते हैं ना, तो नेचुरल फोर्सेस हमारे अगेंस्ट में काम करने लगती है, करती है ना, करती है कि नहीं। तो सेटबैक मतलब बाधा, लेकिन कोई भी जो सेटबैक है ना वो टेम्पोररी मान के चलिए। जो विनर होते हैं, जो लीडर होते हैं, कोई भी बाधा को परमानेंट नहीं मानते, वो टेम्पोररी मानते हैं। जानते हैं कि रात कितनी भी लंबी हो, काली हो, अंधेरी हो, सवेरा तो होना ही है। तो सेटबैक का मतलब हुआ बाधा, जिसको हम कहते हैं ना ऑब्स्टकल है, इम्पेडिमेंट है ना। तो ये बाधा हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। अब एक है फॉल बैक। फॉल बैक मतलब हम बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अचानक कोई सेटबैक आया, कोई बाधा हो गया, और वो बाधा इतना ज्यादा नुकसानदेह हुआ कि हम फिर वापस पहले वाली स्थिति में आ गए, तो क्या हो गया, फॉल बैक हो गया, पहली वाली पुनः स्थिति में आ जाना। और आंसर बैक, जैसे आप कोई से बात कर रहा है, बड़ा आदमी आपको समझा रहा है, आप समझ नहीं रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आंसर बैक कर रहे हैं, मतलब बदतमीजी से अकॉस्टिंग कर रहे हैं, बदतमीजी से जवाब दे रहे हैं, ढिठाई से जवाब दे रहे हैं, पलट कर जवाब देना, उसको हम कहते हैं आंसर बैक। अब ये समझ में आ गया। अब ये और समझना है, तो इसको एक बार हमने सबका मीनिंग समझा दिया कि देखो बैक समबडी अप का मतलब होता है पब्लिकली सब। आज मैं बता रहा हूँ आपको मेथडोलॉजी कि मैं पढ़ाऊंगा कैसे, जैसे ऐसे करके 25 फ्रेजल वर्ब पढ़ाए, तो 25 का 25 फ्रेजल वर्ब आपको याद करवाना है मुझे। टेस्ट लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को, आज की क्लास को समझ लें, और जितना जल्दी हो सके 20 जून के पहले एडमिशन ले लें। अभी 500 रुपया लग रहा है, 20 जून के बाद 2000 होगा, ये मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। और लिमिटेड सीट है, ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड सीट है, तो आप आ सकते हैं। बैक समबडी अप यानी सपोर्ट करना पब्लिकली, सबके सामने समर्थन करना, हिंदी भाषी बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है, वर्नाकुलर मीडियम वाले के लिए। बैक समथिंग, वस्तु अगर है तो इसका मतलब कॉपी बना लेना कोई चीज का, प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट हो जाए लॉस से, किसी चीज को सुरक्षित रखना। बैक डाउन मतलब गिव अप अ फाइट, किसी से पीछे हट जाना डर के कारण, आर्ग्यूमेंट वगैरह से, झगड़े से पीछे हट जाना। बैक डाउन बैक ऑफ एक ही होता है। और बैक एंड टू, गाड़ी को पीछे मोशन में ला रहे हैं, या आप ही पीछे होके कहीं जाके बैठ जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो बैक इनटू होता है मूव बैकवर्ड इनटू अ गैराज और ओपन स्पेस कहीं भी। बैक ऑन टू मैंने बता दिया, आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी चीज से पीछे सटा हुआ है, या गाड़ी पीछे करते समय किसी चीज के ऊपर चढ़ना। बैकआउट बाधा खिलाफी करना, बाधा से मुकर जाना। बैक ऑफ का मतलब वही हो गया जो बैक डाउन का था। और बैक आउट ऑफ मतलब कोई चीज, गाड़ी कहीं पार्क है, उससे उस चीज को वहां से बाहर निकालना। आंसर बैक ढिठाई से जवाब देना। फॉल बैक पहले वाली स्थिति में आ जाना। सेट बैक बाधा, इसको वर्ब नाउन दोनों के रूप में बनाएंगे, नाउन होगा तो एक साथ लगाएंगे विदाउट स्पेस। अब हम इसको प्रैक्टिस कराएंगे हिंदी के वाक्य लिख के कि बैक समबडी अप है, कल सचिव के चुनाव में मेरा दोस्त मेरा समर्थन किया था, तो इन द इलेक्शन ऑफ सेक्रेटरी माय फ्रेंड बैक्ड मी अप यस्टरडे। अब इसको आपको बनाना है, अब ये वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं कि बैक्ड मी अप यस्टरडे। तो आप देख रहे हैं कि इन द इलेक्शन ऑफ सेक्रेटरी, ये कॉमा करके अलग कर दीजिए, ये एडवर्ब है। माय फ्रेंड सब्जेक्ट हो गया। बैक्ड, अब यहाँ पे क्या है, वर्ब ही है ना, फ्रेजल वर्ब मतलब फाइनाइट वर्ब। बैक्ड मी अप, यहाँ देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, प्रोनाउन था तो बीच में रखा गया ना,
और ये टाइम तो लास्ट में लगता है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो सही है। तो ये पूरा सेंटेंस आपको बनाना है और इसी का प्रयोग करना है, और यहाँ एक स्ट्रक्चर दे देंगे आपका टेंस का। और आई विल, मैं आपको आपके कार्य में सहायता करूंगा। आई विल बैक यू अप, आई विल बैक यू अप, बैकअप यू नहीं, आई विल बैक यू अप, यहाँ प्रोनाउन था, बैक यू अप एट योर वर्क, सही प्रीपोजिशन, सही ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट, फ्रेजल वर्ब का प्रयोग। अब इस तरीके से, अब दूसरा है बैक समथिंग अप, तो उसी प्रोसेस से चलेगा। मैं सिर्फ अप्रोचेज बता रहा हूँ, पढ़ाऊंगा तो ऐप पे पैसा खर्च करवाऊंगा आपसे। बैक डाउन, बैक डाउन, अब बैक डाउन का क्या है, सेम प्रोसेस से चलेंगे, बैक डाउन, बैक इनटू, बैक ऑन टू, बैक आउट। इतना अच्छा से पहले ही समझा दिया ना कि ये सारी चीजें। अब यहाँ पे जब समझ गए, अब जरा सा सवाल बनाइए कि समझ में आया कि नहीं। अब जरा यहाँ देखो, ऐसे ही एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, यू हैड बेटर, हैड बेटर का मतलब क्या होता है, आउट टू, यू हैड बेटर मतलब यू आउट टू, मतलब ये मोरल एडवाइस देता है। यू हैड बेटर बैक टू अवॉइड एनी बर्न फ्रॉम द फ्लेम, आग से जल ना जाओ इसलिए थोड़ा दूर हटो, पीछे हटो। तो क्या लगाएंगे, डाउन, इनटू, अप या अवे, बिल्कुल सही जवाब है, बैक अवे, बिल्कुल करेक्ट। दूसरा देखो, सी बैक द कार, सी बैग्ड हर, यहाँ आर मिसिंग है, मैं लिख देता हूँ, देखिए सी बैग्ड हर कार। अब यहाँ पे कार को, अब यहाँ पे प्लेस देखो, जब हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे ना, तो आगे पीछे दोनों जो कॉन्टेक्ट वर्ड हैं जरूर देखना है। तो गैराज क्या है, इनक्लोज्ड लोकेशन है, बंद जगह है ना, कन्फाइंड लोकेशन है, तो क्या लगाएंगे, इनटू लगाएंगे ना। वह अपने कार को गैराज में लगाई, पीछे करके लगा दी, बैक, इनटू, इनटू मोशन है ना, समझ में आ रहा है, बन रहा है ना बेटा। अब ये देखिए तीसरा, देखिए जलवा ए जुम्बिश होगा बच्चों, बस जबरदस्त तरीके से आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। कोई भी एग्जाम में दिक्कत हो ना, तब कहना कि सर आपके क्लास लिया था, लेकिन सर मेरा एग्जाम में टॉप हम नहीं कर पाए, रिजल्ट तो रुकना ही नहीं है, टॉप नहीं कर पाए, फाइट उसी में होगा जो हमारे यहाँ पढ़ेंगे उन्हीं बच्चों में। कोई एग्जाम नहीं रुकेगा, चाहे डिफेंस हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, बैंक पीओ, टीजीटी, टीजीटी, आईएएस, टॉफेल, ऐसा वोकेबलरी कर देंगे कि आप भूलने की कोशिश भी कर लो 1000 बार, तुम भूल नहीं पाओगे। एकदम ब्लड में डाल देंगे, ऐसे इनकलकेट कराएंगे, यहाँ पे पूरा मगअप करवा देंगे क्लास में, और आपको एहसास हो जाएगा जब आप टेस्ट रोज देंगे। देखिए अगला, देखिए ये बनाइए, ही बैग्ड व्हेन ही फाउंड डिफिकल्टी टू फेस हर। अब जरा इसका मीनिंग समझो, तभी स्ट्रक्चर में सही फिट करोगे। वह बैग किया जब उसको लगा कि वह उसको सामना करने में मुसीबत हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डर से पीछे हटना, तो बैक डाउन था या बैक ऑफ था, ऑफ है नहीं, तो डाउन इज योर करेक्ट ऑप्शन, राइट। और बनाइए, मैंने एक्टिविटी नहीं कराया आपका पूरा, मैंने सिर्फ अप्रोचेज बताया है, लेकिन आप फिर भी बना रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि आप समझ गए। जब आप समझ जाते हैं ना, तो आंख बंद करके भी आप जवाब दे सकते हैं। जब समझ में नहीं आएगा, तब आपको वो बड़ा लंबा दूरी तय करना पड़ता है। अगला है ही बैक्स, अब ये देखो प्रेजेंट टेंस में बना है, ही बैक्स ऑल हिज वर्क ऑन अ हार्ड डिस्क। तो यहाँ पे क्या वो अपने काम को कहाँ पे रखता है, अब बताइए, कोई वस्तु को। अब यहाँ तो ये जितने एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल हैं उसको वस्तु ही बोलते हैं ना इंग्लिश में। तो हार्ड डिस्क में क्या करेगा, सुरक्षित रखेगा लॉस से बचने के लिए, तो बैकअप हो जाएगा। और व्यक्ति के लिए होता तो समर्थन देना हो जाता, जैसे सी बैग्ड हर प्रोमिस, वह अपने प्रोमिस से बाहर हो गई, तो यानी कि प्रोमिस नहीं निभाई, तो बैक्ड आउट हो गया ना, सही है ना। कैसा लग रहा है अप्रोचेज, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरे अप्रोचेस सही हैं या इससे बेहतर हो सकता है, तो सुझाव आपका वेलकम है, मैं सुधरने के लिए तैयार हूं। और जब आप सुधरने के लिए, मैं सुधरने के लिए तैयार हूं ना, तो मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। जब आप अपने आप में चेंज नहीं लाना चाहते हैं, तब तक आप अपनी स्थिति में बने रहते हैं। आज जिस दिन और आप अपनी स्थिति में बने रहे हैं, जहां हैं वहीं रुके हुए हैं, तो इसका मतलब आप आगे नहीं है। लोग तो आगे बढ़ गया, तो आप नेचुरली पीछे हो गए ना। तो मैं अगर सुधरने के लिए कोशिश करूंगा, तो मैं सुधर जाऊंगा, इसकी गारंटी है। सामने वाले को सुधार पाऊं ना सुधार पाऊं, ये संशय वाली विषय है, उसके अपने मन में क्या चल रहा है।
तो मैं सुधार के लिए अपने आप को खुला रखता हूँ। तो इससे बेहतर और अप्रोच हो सकता है, वो भी लिखें। अच्छा लग रहा है वो भी कमेंट करके बताएं, लेकिन चुप ना रहें। लिखना है, बोलना है, बताना है, क्योंकि आप भी मेरा उत्साह बढ़ाइए। और आप उत्साह बढ़ाएंगे तो मैं कंटेंट्स किंग बना दूंगा आपको। इतना कंटेंट्स, इतना इस तरीके से खूबसूरत तरीके से कंटेंट्स आपके सामने लाएंगे, ग्रामर, वोकैब्स, रीडिंग, राइटिंग सब पानी की तरह हो जाएगा आपके लिए। माई हाउस इज बैक द स्कूल, मेरा घर और ये स्कूल, ये दोनों लोकेशन में कैसा संबंध है? सटा हुआ है ना। यही संबंध दिखाने के लिए तो बैक ऑन टू हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है तो बैक ऑन टू हो जाएगा। ये ऑप्शन भी आप गलत कर सकते हैं। इतना आपने पढ़ लिया, समझ लिया। बोलिए, ही बैग्ड हिज व्हीकल अ स्लीपिंग डॉग। अब संबंध देखिए, इन दोनों में संबंध देखिए, और यहाँ पे देखिए कि व्हीकल पीछे करते समय कुत्ता के अंदर घुस गया कि कुत्ता के ऊपर घुस गया? अंदर तो घुसेगा नहीं कुत्ता के, तो ऑन टू सही है ना। जय हिंद, जय भारत। बन रहा है ना बच्चों? जैसे माई फ्रेंड बैग्ड हिज कार ऑफ द गैराज एट 7 AM डेली टू वॉश इट। मेरा दोस्त रोज कार को धोने के लिए 7 बजे गैराज से क्या करता था? बाहर बाहर ले जाता था। तो आउट ऑफ होना चाहिए, सॉरी आउट होगा खाली, क्योंकि ऑफ तो यहाँ लिखा हुआ है ही, है ना। बैक आउट ऑफ हो जाएगा। हाँ, पीछे करके बाहर निकालना। ही बैग्ड एज ही डिड नॉट वांट एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट देन। तो वो डिस्प्यूट नहीं चाहता था, तो क्या हो गया? आउट हो गया। बैक डाउन हो गया ना, डाउन या ऑफ, ये लगा सकते हैं। दिमाग लग रहा है कि नहीं? लग रहा है कुछ कुछ दिमाग। अब ये 25 क्लास मिलने के बाद फ्रेजल वर्ब के ऊपर आपका पूरा का पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा कि कब हम बोलते हैं। जैसे कोई भी वर्ड है, कट इन बोल दें, कट अक्रॉस बोल दें, कट आउट बोल दें, कट अप बोल दें, कब कट डाउन बोल दें, क्या मीनिंग हो जाएगा। तो आप खुद समझने लगेंगे और आसानी से आप बना देंगे उसका। जैसे बोलते हैं ना, ब्रिंग इन, ब्रिंग अप, ब्रिंग डाउन, ब्रिंग आउट, सब में वही इन आउट अप डाउन यही लगा रहता है ना। अब ये यही सब लगा रहता है। बस दोनों का मीनिंग एक दो क्लास में ही आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। और 23-25 क्लास करते करते तो सब, प्लीज डोंट आंसर योर एल्डर्स, आंसर बैक हो जाएगा ना। प्लीज डोंट आंसर बैक योर एल्डर्स, मतलब अपने बड़ों का मतलब जवाब ना दें। अब ये देखिए, ये जो आपका वोकेबलरी का कोर्स है, 3 मंथ्स में पूरा वोकेबलरी बता देंगे, 1 साल वैलिडिटी है। अभी 500, और ये वाला फिर ओके हो जाएगा 20 जून के बाद। बस 3 महीने में आपकी वोकेबलरी को शानदार करें, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में, ये सारे टॉपिक्स। और ये देखो, ये ग्रामर की बुक ऐसा है, गीता है, इसके इतने अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं, क्या बताऊं, जबरदस्त। अब ये किताब जरूर मंगाओ, पूरा सेट ही मंगा लो 2000 का। पूरा साइंटिफिक मेथड से पूरा ग्रामर, वोकैब्स, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सब सिखाएंगे। और बहुत जल्दी सरप्राइज पैकेट आपके लिए और कुछ आना है, सारे सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश, मैथ, जीए, सब के लिए मैं ऐसे ऐसे लोगों को लाऊंगा जो हमसे ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, हमसे ज़्यादा माइंड उनकी क्लियर है, और बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ डील करेंगे। वो सारी चीज़ें होगी, बस थोड़ा इंतज़ार करिए, तब तक ये कोर्स पूरा कर लीजिए। ये पैनेसिया बैच में लाइव में एडमिशन लेंगे तो सारा चीज़ एक ही साथ हो जाएगा। ग्रामर, वोकैब्स, रीडिंग, राइटिंग, वोकेबलरी जो पढ़ रहे हैं, स्पीकिंग, सारा कंप्लीट कोर्स 4000 विद बुक्स 8 सेट्स। पेन ड्राइव कोर्स भी लेना, ये रिकॉर्डेड वीडियोस है, 2000 का है, किताब के साथ 3500 में। पेन ड्राइव कोर्स लीजिए, 4000 का है, 5000 विद बुक्स। गूगल ड्राइव कोर्स 3000 का, 4000 विद बुक्स। और ये रिटेन इंग्लिश 500 का है, लेकिन जैसे वोकेबलरी का लाया हूँ वैसे लाइव रिटेन लाऊंगा 1 साल वैलिडिटी के साथ। और वो शुरुआत ही करेंगे लेटर से, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, काउंटर आर्गुमेंट, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसिस राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, और हर तरह का ट्रांसलेशन। दिक्कत होती है ना, पूरा एकदम पानी की तरह कर देंगे, चिंता मत करिए, मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ। इंग्लिश न्यूज़पेपर, इसका भी लाइव क्लास में लाऊंगा, रिकॉर्डेड तो वहीं लाइव लाऊंगा, लाइव पढ़ाऊंगा हर एक एग्जाम के लिए, आईएएस, टॉफल, जुडिशियरी जितने भी हैं सब के लिए। और हमारे बच्चे हर जगह टॉप कर रहे हैं, कितने बच्चे जज बन गए, कितने बच्चे सब टॉप, फर्स्ट रैंक 2012 से लगातार मैं दे रहा हूं। तो ये देखिए,
नाम कोई भी ले, लेकिन पढ़ते हैं हमसे सारे बच्चे। यहाँ पे देखिए, ये ग्रामर की बुक भी मंगवाइए, एडवांस वर्ड बूस्टर कॉमन एरर प्रैक्टिस का है। इतना बढ़िया प्रैक्टिस की किताब है वो कि उसमें हर क्वेश्चन में ग्रामर के तथ्य के साथ वोकेबलरी जरूर मिलता है। रीडिंग में पूरा आपको बता देंगे कैसे हम चंक में रीडिंग को तोड़ें, सेंटेंस को, सब्जेक्ट प्रीडिकेट में, फैक्ट और ओपिनियन में, आपको हर चीज समझाया हुआ है उस किताब में। राइटिंग का, वॉइस नरेशन, फिल इन द ब्लैंक्स, अल्मा मैटर, ये सारी चीजों को आप प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, वो सेनोनेम जो आपको मैंने कल बताया था, अब उसी तरह से दोस्तों सेनोनेम में जो मैंने बताया था कि मेरा अप्रोचेज क्या होगा, तो पहले टेस्ट लेंगे कि आप 5 वर्ड इधर देखिए, 5 वर्ड इधर देखिए और मैच करिए। इसके बाद हम आपको इसको स्ट्रक्चरल पैटर्न पे बताएंगे लिंक करके। पहले लिंक से बताया, हिंदी सेंटेंस लिख के लिंक वर्ड करके, फिर उसका इंग्लिश सेंटेंस, फिर उसका सिमिलर मीनिंग बताया कि इसका मतलब डिमीन, डिनाउंस, ये सब होता है। फिर एक एक वर्ड के लिए, जैसे एक वर्ड हम उठा रहे हैं, एक स्ट्रक्चरल पैटर्न, और उस पर 5 सेंटेंस हमने बनाए हिंदी में। फिर दूसरा के लिए दूसरा स्ट्रक्चरल पैटर्न, 5 सेंटेंस बना रहे हैं। फिर दूसरा वर्ड यहाँ से शुरू हुआ, इसके लिए अलग स्ट्रक्चरल पैटर्न और 5-6 जितना सेंटेंस है। तीसरा वर्ड है तो तीसरा स्ट्रक्चरल पैटर्न आ जाएगा, देख रहे हैं ना। चौथा है तो चौथा, इस तरह से एक्टिविटी कराएंगे, चौथा स्ट्रक्चरल पैटर्न। पांचवा है वर्ड तो पांचवा स्ट्रक्चरल पैटर्न। छठा है तो, और फिर जितना आपको एक्टिविटी करा दिया, अब बताओ ऑड मैन आउट, कि अवेस का मतलब क्या पढ़ा था, तो अवेस का मतलब डिमीन पढ़ा था, डिनाउंस पढ़ा था, ह्यूमिलिएट, ये हमारा आंसर हो गया। अप्रिशिएट अलग वर्ड है। अब इस तरह से जब क्वेश्चन बनाएंगे और आप क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, टेस्ट से शुरू, टेस्ट पे खत्म, कॉन्फिडेंस एकदम डन डना डन डन। अफेक्टेड है तो ऑड मैन आउट करिए, ऑडासिटी का क्या क्या होता है, कौन सा इसमें नहीं आएगा। बोलिए कैसा लगा मेरा अप्रोच, क्या इससे आपकी वोकेबलरी समाप्त का समस्या समाप्त होगा कि नहीं होगा? क्या वोकेबलरी आपके दिमाग में ही रहेगी कि वो वोकेबलरी यूज में भी आएगी? बिल्कुल यूज में आएगी। आप धारा प्रवाह बोलेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, आपकी समस्या एकदम द एंड हो गया। दिस इज द राइट प्लेस वेयर यू कैन ऑगमेंट एंड इम्प्रूव योर इंग्लिश अंडर द गाइडेंस ऑफ वेरी एक्सपीरियंस टीचर। वैसे अपना मुंह से बड़ाई नहीं करना चाहिए लेकिन एक्सपीरियंस टीचर का मतलब और भी कोई टीचर्स होंगे जो आपको हेल्प करेंगे। ऐप में 2-3 टीचर और भी आएंगे जो आपको हेल्प करेंगे अलग अलग क्लास में, ताकि आपको एंजॉयमेंट मिले, मज़ा आए और खूब अच्छे तरीके से इन चीज़ों को। कंटेंट सब मेरा रहेगा, लेकिन पढ़ाने के लिए और भी लोग आएंगे, ताकि आप बाकी लोगों से भी 2-3 टीचर से इंटरेक्ट करें और समझे चीज़ों को और अपने आप को इम्प्रूव करें। मैं इस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 टीचर्स को लाऊंगा और आपसे इंटरेक्ट कराऊंगा उन सारे अंग्रेजी के टीचर्स का, ताकि आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो जाए ना कि सिर्फ श्याम शर्मा सर तो हैं ही, कंटेंट तो मेरा ही रहेगा। मैं ही आपको ज़्यादा सोच सकता हूँ कि बच्चों को क्या चाहिए, लेकिन प्रेजेंटेशन सबका अलग है। हम जिस एग्जाम्पल से समझाते हैं हो सकता है थोड़ा और वो अच्छे तरीके से समझाएं। मार्केट में भाई हर तरह के बच्चे हैं, कुछ बहुत ही कमज़ोर हैं, कुछ थोड़ा सा मेहनत करके समझते हैं, लेकिन तो एकदम एकदम जड़ बुद्धि वाले भी जो बच्चे होंगे उनको भी मैं एकदम ऐसा अरबी घोड़ा बना दूंगा कि परिवार वाले कहेंगे वाह क्या सही जगह पे तुमने एकदम जीवन में जो एक अच्छा निर्णय लिया कि तुमने सही आदमी का संगत किया। होते हैं संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। तो अच्छा गुरु का मिलना, अच्छा ग्रुप का मिलना, अच्छे लोगों के साथ रहना। जिंदगी में अफसोस सिर्फ एक ही बात का रहता है लोगों को कि हमने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया गलत कोर्सेज में, गलत टीचर से पढ़ के, आधा अधूरा अध कचरा ज्ञान में हमने अपने आप को पूरी तरीके से अपना जो सामर्थ्य था उसको नष्ट कर दिया। तो सही आदमी तक पहुंचाना भी जरूरी है। आप सही आदमी तक, सही लोगों तक, सभी जगह पहुंचाइए आप मुझे, ताकि एक साथ हम सब आगे बढ़ें। कंजूसी मत करिए, थोड़ा लिबरल हो जाइए, जेनरस हो जाइए। ज्ञान जितना फैलाएंगे एक कैंडल की तरह प्रकाश उतना बढ़ेगा। अंधेरा हटाओ, प्रकाश फैलाओ और कंटेंट्स किंग बनो। ऐसा ऐसा कंटेंट देंगे कि मजा ही मजा आ जाएगा दोस्तों, एकदम दिल बाग बाग हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, एनर्जी से भरपूर, उत्साह से भरपूर। उत्साह सबसे बड़ा हथियार है आपका। उत्साह जिसके अंदर है ना वो कभी हारता नहीं। उत्साह जिसके अंदर है ना वो किसी भी एज में वो अपने आप को किसी भी ऊंचाई तक लेके जा सकता है।
उत्साह होना चाहिए, एकदम बच्चों के जैसा उत्साह होना चाहिए, बच्चों के जैसा एनर्जी होना चाहिए। और जो 60-70-80 साल के जो बुजुर्ग होते हैं जैसे संयम के साथ रहते हैं, वैसा संयम होना चाहिए। फिर ये कॉम्बिनेशन अगर आप में बन गया ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।